हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम लोग विजन आईएएस का पीटी 365 का एक्सटेंडेड वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी पूरा कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, ये जो इसमें अपडेटेड वाला जो एक्सटेंडेड वाला है, इसमें जुलाई से अगस्त तक का कंप्लीट किया गया है। जुलाई और अगस्त 2 मंथ, जुलाई से लेके अगस्त तक 2 मंथ का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो पॉलिटी का हम लोग ऑलरेडी मई 2020 से जून 2021 तक का कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है जुलाई से अगस्त 2021 तक का है, तो ऐसे आपका 1 ईयर का करंट अफेयर पूरा पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमें अपडेटेड पार्ट 1, पार्ट 2 और एक्सटेंडेड वाला पार्ट, इन तीनों का पूरा फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पॉलिटी का इसमें आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम अपडेटेड पार्ट 1, 2 और एक्सटेंडेड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे के मंथ वाइज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि अब जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं उसमें यहीं से जो फरवरी 2021 वाला है वही करंट अफेयर आएगा। ठीक है, और वो इन तीनों पीटी में कवर किया हुआ है। ओके, इसलिए हम इसको ही स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 6 टॉपिक है। पहला है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 का, फिर है कास्ट सेंसस के बारे में, फिर है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, जुवेनाइल जस्टिस, गैम्बलिंग और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं इसका 97th अमेंडमेंट एक्ट। ये स्मार्ट क्विज का मैंने आपको बताया था कि आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्मार्ट क्विज की थ्रू यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके आप क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, जिसके ऊपर आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो है ना, वो जीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीपीएससी तो डायरेक्टली विजन आईएएस के क्वेश्चन उठाता है और बहुत सारे स्टेट पीसीएस जो है वो डायरेक्टली विजन आईएएस के क्वेश्चन उठा लेते हैं। ऐसे का ऐसा कॉपी हो जाता है। महाराष्ट्र पीएससी हुआ, उड़ीसा पीएससी हुआ, ये सारे यूपी पीएससी हुआ, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं विजन आईएएस में से। ठीक है, फिर आएगा हमारा यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। तो ये जो सीरीज है वो सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए है, तो इसको आप जरूर फॉलो कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब ये न्यूज में क्यों रहा था, तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो 3 जजेस बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने क्या किया है, कुछ पार्ट जो है 97th अमेंडमेंट एक्ट का उसको एनल्ड कर दिया, मतलब हटा दिया है। जो 97th अमेंडमेंट एक्ट एंड पार्ट 9th बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसके साथ डील करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ डील करता है इन द कंट्री। पहले हम देख लेते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट क्या है और आर्टिकल ये पार्ट 9th बी और आर्टिकल 43 बी क्या है। उसके बाद में हम आगे न्यूज में क्या रहा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो 97th अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये अमेंडमेंट जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द कंट्री, उसके साथ रिलेट करता है कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया था, आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज 1 का पार्ट सी। इसमें प्रोटेक्शन दिया गया था किसको, कोऑपरेटिव्स को। एंड इंसर्टेड आर्टिकल 43 बी एंड पार्ट 9th बी रिलेटिंग टू दैम। और अमेंडमेंट के साथ पार्ट आर्टिकल 43 भी इंट्रोड्यूस किया था और पार्ट 9th बी भी किया था और आर्टिकल 19 1 सी भी किया था। तो ये तीनों आपको याद रखने। पहला है आर्टिकल 1 सी, इसमें इन्होंने बोला है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब फॉर्म करना आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। दूसरा इन्होंने बोला था आर्टिकल 43 बी, ये कहता है कि स्टेट सेल एंडेवर टू प्रमोट, स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रमोट करे वॉलेंट्री फॉर्मेशन को, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग को, डेमोक्रेटिक कंट्रोल को, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करे। ठीक है, फिर पार्ट 9th बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये टर्म्स बताता है कि किस पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो रन होंगी, क्या डिटर्मिनेशन होगी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ठीक है, एंड शुड हैव देयर, क्या लेंथ ऑफ टेन्योर होगा और क्या एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी बिकम मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि न्यूज में क्या रहा था। तो न्यूज में ये रहा था कि कोऑपरेटिव्स जो है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट्स हैं।
क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव, यानी क्या हो गया, कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पार्लियामेंट ने पास किया था विदाउट गेटिंग दैम रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पार्लियामेंट ने क्या किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है ना वो स्टेट सब्जेक्ट में आती है, लेकिन 97th अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था वो विदाउट रेटिफाई कर दिया था, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रेटिफिकेशन नहीं लिया था और इसको पास कर दिया था। कोर्ट ने डिक्लेयर किया दैट पार्ट 9th बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इज ऑपरेटिव ओनली इन सो फार इट कंसर्न द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो पार्ट 9th बी है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ ही डील करता है, बोथ विद इन दी वेरियस स्टेट्स एंड इन द यूनियन टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर के अंडर में आएंगी स्टेट लेजिस्लेचर के, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के एक्सक्लूसिव पावर के अंडर में रहेंगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, देखो ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की। देखो ये लिखा है, इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स हु जॉइन हैंड्स फॉर अटेनमेंट ऑफ द कॉमन इकोनॉमिक गोल्स। ये वॉलेंट्री एसोसिएशंस होते हैं इंडिविजुअल्स की जिनका कॉमन नीड है, जैसे कोई खाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ये कॉमन दो लोग हैं, दोनों को खाने का बिजनेस स्टार्ट करना है तो दोनों आपस में मिलके खाने का बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज है, वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल का जो कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हैं, कॉमन इंटरेस्ट जिनका हो, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। Through the formation of the cooperatives, people come forward as a group, pool their individual resources, utilize them in the best possible manner and derive some common benefits out of it। देखो इसमें बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं ग्रुप में और इंडिविजुअल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है बेस्ट पॉसिबल मैनर में, जिससे कॉमन बेनिफिट को अचीव किया जा सके। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पे पीपल अपनी विश से एंटर कर सकता है और अपनी विश से छोड़ सकता है, लेकिन अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल जो है वो है सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंडिया में जो अभी तक फॉर्म हुई है वो है, एक तो है इंडियन कॉफी हाउस, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अब देखो हम पहले देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है कोऑपरेटिव मूवमेंट की, अभी तक क्या क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट हुए। तो जो सबसे पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1844 में हुआ था, ब्रिटेन के टाइम पे 28 वीवर्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई थी वो रॉबर्ट ओवन ने की थी 1844 एडी में, जिसका नाम था रुशडाले सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायोनियर्स, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस सोसाइटी का, पुअर पीपल को सेव करना बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट द लोअर प्राइसेस। जो पुअर पीपल है उनको सेव करने के लिए सोसाइटी बनाई थी और उन लोगों को गुड्स जो है वो लोअर प्राइसेस पे प्रोवाइड करना था मार्केट के कंपैरिजन में। मार्केट जो होता है वो बहुत हाई प्राइस पे गुड्स बेच रहा था तो उसको कम प्राइस पे बेचना, और एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड सप्लाई बेटर सर्विसेज टू इट्स मेंबर। जो मिडिल मैन होते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है उसको एलिमिनेट करना था। फिर इंडिया में एक आए थे सर फेडरिक निकोलसन, जिन्होंने फार्मर्स की प्रॉब्लम को स्टडी किया था मद्रास फेमाइन के बाद। मद्रास में एक बहुत भयंकर फेमाइन आया था जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, फार्मर्स की डेथ हुई थी। तो फार्मर्स की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसको सर फेडरिक निकोलसन ने स्टडी किया था। उसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 1895 में, जिसके वजह से दो सोसाइटी फॉर्म हुई थी, एक तो हुई थी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड दूसरी हुई थी कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। कौन सी, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, ये दो सोसाइटीज फॉर्म हुई थी और इन्हीं के वजह से क्या हुआ था, कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। क्लियर है इतना। इस वजह से जो सर फेडरिक निकोलसन है इसको इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। देखो ये आपने जनरली कहीं नहीं पढ़ा होगा कि फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कौन है, लेकिन यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कौन है, क्योंकि ये न्यूज में रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। इस वजह से पूछ सकता है कि सर फेडरिक निकोलसन जो थे वो कौन थे, तो फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट थे इन द कंट्री। अब देखो गवर्नेंस में क्या होता है, कोऑपरेटिव फॉल्स इन दी स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। ये जो गवर्नेंस है
वो गवर्नेंस में देखो, पहले तो कोऑपरेटिव जो होता है वो 7th शेड्यूल में आता है। 7th शेड्यूल मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आते हैं कोऑपरेटिव्स, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव जो है वो फंडामेंटल राइट्स में भी आते हैं, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 19(1)(c) ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग। फिर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव के बारे में ऑल्सो मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के आर्टिकल 43B में मेंशन है कि प्रमोशन करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी आया है 2002 में, जो प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज इन मोर देन वन स्टेट। एक से ज्यादा स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एक सोसाइटीज का, ठीक है। ये गवर्नेंस में आते हैं। अब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल हमको मिलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में? तो पहला तो है ऑटोनॉमी होती है और इंडिपेंडेंस होती है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी आप उसको छोड़ सकते हो। वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप होती है, वॉलेंट्री मतलब आप खुद से जा सकते हो। कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए काम करती है। कॉपरेशन अमंग द कॉपरेटिव्स, मतलब कॉपरेटिव्स के बीच में कॉपरेशन होता है। एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, एजुकेशनल ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है, मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग इन इंडिया, कौन कौन सी टाइप्स हैं देखो। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इंडिया में वर्किंग है उनके टाइप्स है। ऐसे ही एक मार्केटिंग की होती है, एक हाउसिंग की होती है और एक कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज भी होती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। अब देखो, कुछ रीसेंट स्टेप्स लिए गए थे कोऑपरेटिव कल्चर को प्रमोट करने के लिए, तो क्या क्या लिए गए थे? पहला तो द मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉपरेशन है, उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को इंडिया में। कैसे? देखो, पहले तो क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के पास एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमा कॉपरेशन एंड फार्मिंग वेलफेयर फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये दो इस मूवमेंट के पहले एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के पास डिपार्टमेंट हुआ करते थे, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये किस लिए काम में आते थे? कोऑपरेटिव मूवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। फिर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया, जिसमें क्या दिया, आरबीआई को पावर दी गई कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरसीड कर सकती है, उनको मर्ज कर सकती है और उनका एक्विजिशन कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कोऑपरेटिव कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए की गई। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कास्ट सेंसस, ठीक है। ओके, देखो, कास्ट सेंसस क्यों न्यूज में रहा था? तो रिसेंटली बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने डिमांड किया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए 2021 का। जैसा कि आपको पता है कि 2021 में सेंसस होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते ये 2021 में सेंसस नहीं हो पाया। इस वजह से अब इसको थोड़ा डिले किया गया है। तो 2021 का जो सेंसस होगा उसको कास्ट बेस्ड सेंसस करने की डिमांड की है पॉलिटिकल पार्टीज ने। अब ये कास्ट सेंसस क्या होता है? कास्ट सेंसस में क्या होता है, कास्ट वाइज पॉपुलेशन टेबल की जाती है, मतलब पूरा जो पॉपुलेशन होता है उसको कास्ट वाइज टेबुलेशन कर दिया जाता है। और जब सेंसस एक्सरसाइज होती है उसमें पॉपुलेशन काउंट होती है, तो पॉपुलेशन कास्ट वाइज काउंट होती है, उसको हम बोलते हैं कास्ट सेंसस। ये जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी वो 1881 में सेंसस में इंट्रोड्यूस की गई थी, और 1931 का जो सेंसस था वहां पे लास्ट टाइम कास्ट सेंसस को पब्लिश किया गया था इंडिया में, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस स्टॉप की गई थी वो ब्रिटिशर्स ने ही स्टॉप कर दी थी 1941 में। कब स्टॉप कर दी थी? 1941 में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, पहली बार इंट्रोड्यूस कब की गई थी? 1881 के सेंसस में, ठीक है। लास्ट पब्लिश कब की गई थी? 1931 के सेंसस में। और ये प्रोसेस को स्टॉप कर दिया था 1941 के सेंसस से, ठीक है। तो 1941 में पब्लिश नहीं हुई थी, 1931 में लास्ट पब्लिश हुई थी। क्लियर है? ओके। फिर जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो पोस्ट 1947 के बाद गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव नहीं किया था कास्ट सेंसस को। जब इंडिया क्या पब्लिश करती थी 1947 के बाद? सिर्फ एक सेपरेट डेटा पब्लिश करती थी ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, ठीक है। जब हमारा फर्स्ट सेंसस आया था इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951 में, 1951 में जो पहला हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंसस था, तब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब
की जो लिस्ट थी उसको पब्लिश किया गया था, लेकिन कास्ट सेंसस को नहीं किया था। इसमें बाकी ये जो सेंसस आया था उसमें और किसी कास्ट को या अदर कास्ट को इंक्लूड नहीं किया गया था। ओके, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीवियस अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स अ कास्ट सेंसस। अब कास्ट सेंसस के लिए क्या क्या अटेम्प्ट किए गए, तो एक 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस रिलीज किया गया है 2011 में। ये डिस्टिंक्ट एक्सरसाइज है फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011, मतलब जो 2011 का सेंसस आया था उसमें ये इंक्लूड नहीं था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये अलग से किया गया था। ये क्या करता था, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है रूरल और अर्बन हाउस होल्ड का उसको स्टडी करता था, और उसी के बेसिस पे हाउस होल्ड को रैंकिंग देता था ऑन द प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होते थे, उनकी बेसिस पे क्या किया जाता था, हाउस होल्ड को रैंकिंग दी जाती थी। अब इस सेंसस के 3 कंपोनेंट्स थे। पहला है सेंसस इन द रूरल एरिया, दूसरा है सेंसस इन अर्बन एरिया, तीसरा है कास्ट सेंसस। जो सेंसस इन रूरल एरिया है वो किसके अंदर में आता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। अर्बन एरिया का जो सेंसस है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बीच में आएगा। और जो कास्ट सेंसस होता है वो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कास्ट सेंसस किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, इन तीनों के अंडर में आता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमको किस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है कि स्ट्रक्चर ऑफ हाउस कैसा है हाउस होल्ड का, कि कच्चा है या पक्का है। ठीक है, ओनरशिप स्टेटस है, मतलब कौन इसका ओनर है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है इस घर की। ये सारी जो पैरामीटर्स है इनके बेसिस पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट डेटा बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट डेटा बनाया गया था उसको पब्लिक नहीं किया गया था। ठीक है, अब इसका यूटिलिटी क्या था, इसको यूज कब क्यों यूज किया गया था, क्यों बनाया गया था ये डेटा, तो 2017 में सेंटर ने पॉवर्टी लाइन को रिप्लेस किया था। पॉवर्टी लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जिसके नीचे के लोग पुअर कहलाएंगे, ऊपर के लोग पुअर नहीं कहलाएंगे। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, स्कीम्स देती है, सब्सिडीज देती है। तो वो जो स्कीम या पॉवर्टी लाइन को एडजस्ट किया था वो इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस। अब कास्ट सेंसस की हिस्ट्री क्या रही, स्टार्टिंग से अभी तक कैसे चला, तो देखो 1830 में सबसे पहले 1830 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था इंडिया का, जो किसने किया था, हेनरी वॉल्टर ने किया था इन ढाका। ठीक है, ढाका में सबसे पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था इंडिया का, किसने किया था, हेनरी वॉल्टर ने किया था। उसके बाद सेकंड सेंसस कंडक्ट हुआ था 1836 से 1837। फिर 1872 में पॉपुलरली लेबल्ड एज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था इंडिया का। ये कंप्लीट सेंसस हुआ था, अभी तक पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुआ था, लेकिन 1872 का जो सेंसस था वो क्या था, पॉपुलेशन सेंसस था। ठीक है, किसके टाइम पे हुआ था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो तो पता होगा, लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। ओके, फिर 1881 में जब पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ था इंडिया में, वो 1881 में हेल्ड हुआ था। 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था जिसको दैट काउंटेड ओबीसी, जिसने ओबीसी को काउंट किया था। 1931 लास्ट सेंसस जो काउंट किया था जिसमें ओबीसी को काउंट किया गया था 1931 के सेंसस में। द लास्ट सेंसस दैट काउंटेड ओबीसी, हमने अभी ऊपर देखा था ना कि लास्ट सेंसस जिसमें कास्ट सेंसस को इंक्लूड किया गया था 1931 का था। तो वही चीज वो बोल रहा है कि जो 1931 का जो लास्ट सेंसस था उसमें ओबीसी को काउंट किया गया। फिर आया 1953 में केलकर कमीशन आई थी, जिन्होंने पहली बार नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया था। ठीक है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया गया था केलकर कमीशन के थ्रू 1953 में। उसके बाद 1979 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सोशियो एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको बीपी मंडल ने हेड किया था, और इसको पॉपुलरली इसको बोलते हैं मंडल कमीशन। इसी के थ्रू वो एक क्राइटेरिया निकल के आया था 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर 1990 में रिपोर्ट आ गई थी मंडल कमीशन की और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसके बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ। अब ये जो टॉपिक उठा है वो 2021 में उठा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए।
देखो, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो है वो न्यूज में क्यों रहा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या हुआ, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हमारी जो है नई मिनिस्ट्री बनी हुई है, इसने नोटिफाइड किया है कि जो गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, इनका जुरिस्डिक्शन जो है वो किसके अंडर में आएगा, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंदर में आएगा। देखो, दोनों रिवर जो है वो आंध्र प्रदेश से जाती है, गोदावरी रिवर भी जाती है और कृष्णा रिवर भी जाती है। देखो मैं आपको ये देखिए मैप में देखिए, कहाँ है ये है गोदावरी रिवर और ये है कृष्णा रिवर। ये दोनों ही रिवर आंध्र प्रदेश से पास होती है, ठीक है। इस वजह से इन दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है वो किस में आएगा, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंदर में आएगा। क्लियर है इतना। अब देखो, बहुत सारे अभी मेजर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, न्यूज में रहते हैं। कौन कौन से हैं, देखो, राबी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। राबी, ब्यास एंड सतलज जो है वो रिवर वाटर डिस्प्यूट है। अब राबी, ब्यास, सतलज कहाँ है, ये राबी, ब्यास एंड सतलज। अब इनमें कौन कौन से स्टेट का चलता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। ये तो पता है आपको, ऊपर वाले एरिया में तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान होगा। फिर नीचे जो है नर्मदा का चलता है। तो नर्मदा आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है, तो एमपी से निकलती है, गुजरात से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है और राजस्थान में इसकी कैनाल जाती है। इस वजह से नर्मदा पे एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का डिस्प्यूट चलता है। मांडोवी रिवर कहाँ से निकलती है, गोवा से निकलती है। गोवा के एडजेसेंट स्टेट्स में इसका डिस्प्यूट है, गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। क्लियर है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्प्यूट है वो है कृष्णा रिवर का, ठीक है। कृष्णा रिवर निकलती कहाँ से, महाराष्ट्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र में होगा। आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है, तो आंध्र का भी होगा और कर्नाटक का भी होगा। तो ये 3 स्टेट का रिवर वाटर डिस्प्यूट है। इसके आप जरूर याद रखिएगा, एक कृष्णा रिवर और एक कावेरी रिवर कौन से स्टेट से पास होती है और कहाँ कहाँ इसका डिस्प्यूट है। तो कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है ना, तो आप एक बार ज्योग्राफी का इंडियन रिवर सिस्टम जरूर पढ़िएगा। उसमें सारी रिवर्स का कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ से फ्लो होती है और फिर कहाँ पे जाके वो डेल्टा फॉर्म करती है, एस्चुरी फॉर्म करती है, वो तो उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर है इतना। ओके। फिर पेरियार रिवर निकलती है केरल से और तमिलनाडु और केरल में इसका डिस्प्यूट है, ये रही पेरियार रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एंड पुडुचेरी के बीच में, ठीक है। ये निकलती कर्नाटक से, तमिलनाडु में फ्लो करती है। तो कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में इसका डिस्प्यूट है। फिर गोदावरी में, गोदावरी रिवर लंबी रिवर है, ठीक है, इसको वृद्धा गंगा भी बोलते हैं, याद हो आपको तो। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, ठीक है, ये सारे तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का डिस्प्यूट है। अब बमास धारा कहाँ से निकलती है, आंध्र प्रदेश से निकलती है और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ही इसका डिस्प्यूट है। तो ये सारी रिवर वाटर डिस्प्यूट आप याद रखिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का, तो ये 7th शेड्यूल में मेंशन है। एक तो स्टेट लिस्ट में मेंशन है और यूनियन लिस्ट में भी मेंशन है। स्टेट लिस्ट की 17th नंबर की एंट्री में मेंशन है कि जो स्टेट लिस्ट है वो किसके साथ डील करेगा, वाटर सप्लाई के साथ, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर के बारे में स्टेट लिस्ट का कंसर्न है। यूनियन लिस्ट के पास क्या है, ये पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर एंड द रिवर वैली। यूनियन गवर्नमेंट का क्या काम करे होगा कि ये रेगुलेशन करे, डेवलपमेंट करे इंटर स्टेट रिवर्स का और रिवर वैलीज का। जो दो स्टेट के बीच में रिवर्स आती हैं उनका डेवलपमेंट करना है और रिवर वैलीज को एक्सटेंड करना है, टू डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और ये कौन डिक्लेयर करेगा, पार्लियामेंट डिक्लेयर करेगी पब्लिक इंटरेस्ट में। क्लियर है इतना। फिर एक और आर्टिकल मेंशन किया गया है, आर्टिकल 262। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 262। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुनिए। इसमें क्या होता है, ये एडजुडिकेशन प्रोवाइड करता है या एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स और द कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द वाटर्स ऑफ द इंटर स्टेट रिवर। जो इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनका एडजुडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 262 है, ठीक है। क्लियर है इतना। पार्लियामेंट ने बाय लॉ ये प्रोवाइड किया है कि नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और द कंप्लेंट्स। ये जो इस टाइप के डिस्प्यूट होते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट या इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, इसमें पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसमें क्लियरली मेंशन है
कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई अदर कोर्ट जो है वो इनका जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। तो इनके लिए इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को मिनिमाइज किया जा सके। तो पार्लियामेंट ने 2 लॉज इनेक्ट किए हैं। पहला है रिवर वाटर एक्ट 1956 का, जो प्रोवाइड करता है रिवर बोर्ड्स को स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है। किसके लिए रिवर बोर्ड्स को स्टैब्लिश करना चाहिए? रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स एंड द रिवर वैलीज। जो भी डिस्प्यूट्स है या उनके रेगुलेशंस के लिए इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज के लिए रिवर बोर्ड्स को स्टैब्लिश करना चाहिए। और रिवर बोर्ड्स जो स्टैब्लिश किए जाएंगे वो किस स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये जो रिवर बोर्ड्स है उनको स्टैब्लिश कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी। कौन किसके रिक्वेस्ट पे? कंसर्न स्टेट। जैसे दो स्टेट्स के बीच में से कर्नाटक और केरल के बीच में से रिवर जा रही है, तो दोनों स्टेट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे, तब ये रिवर बोर्ड बनाया जाएगा। दूसरा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये क्या करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि ये ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जाए जो क्या करे, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व करे। क्योंकि हमने देखा था पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट में जो भी ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट नहीं कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ट्रिब्यूनल बनाएगी और वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। और जो डिसीजन होगा ट्रिब्यूनल का वो क्या होगा? फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर, ठीक है। अब फिर इसके बाद ये न्यूज में रहा था इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019। इसमें क्या किया गया? स्ट्रीमलाइन किया गया एडजुडिकेशन ऑफ द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एंड मेक द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर रोबस्ट। इसमें मेन जो किया गया, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है और आर्किटेक्चर को रोबस्ट करने की कोशिश की गई है। फिर आता है नेक्स्ट रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2019 का आता है, जो क्या करता है? प्रपोज करता है स्टैब्लिश और रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2019 का उन्होंने प्रपोज किया था कि रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई जाए फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स एंड द रिवर बेसिन। रिवर बेसिन मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करती है? रेगुलेट और डेवलप करने की कोशिश करती है इंटर स्टेट रिवर और रिवर बेसिन को। फिर एक आया था नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। ये क्यों स्टैब्लिश किया गया था? ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर टू मेंटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव वाटर रिसोर्स डेटा। वाटर रिसोर्स डेटा को कॉम्प्रिहेंसिवली मैनेज करने के लिए नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया गया था। ये के एंड कोलैबोरेट विद, ये किसके साथ कोलैबोरेट करता है? विद लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द वाटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम्स। अब क्या होता है, सबको पता है कि वाटर इमरजेंसी चल रही है हमारी कंट्री में, बहुत सारी जगह पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा सूखा हो चुका है। तो आगे ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसके वजह से नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया है जो वाटर रिसोर्स डेटा का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो है वो मेंटेन करके रखेगा। और इसको कोलैबोरेट किसके साथ किया गया है? जो भी लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ, जिससे वो उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके सेंट्रल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को वाटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स के साथ डील करने के लिए। ऐसे ही एक और बनाया गया, एक वेब बेस्ड बनाया गया है, वो है वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। क्या है? वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है इंडिया का। इसको सेटअप किया गया है फॉर ऑल अनक्लासिफाइड डेटा ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन। ये क्या करता है? सारा जो अनक्लासिफाइड डेटा है किसका? सेंट्रल वाटर कमीशन का और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, उसको अपलोड करता है किसके ऊपर? वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये वेब बेस्ड है वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें सारा का सारा जो डेटा है वो किसके ऊपर अपलोड किया जाता है? वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाता है। अब देखो रीजंस क्या है। अच्छा मैं आपको पहले बता देती हूँ एक्टिव रिवर वाटर शेयरिंग ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से हैं अभी। तो वाटर ट्रिब्यूनल है अभी कृष्णा वाटर रिवर, ये तो आपको पता ही होगा। रावी और ब्यास का भी ट्रिब्यूनल है, महानदी रिवर का ट्रिब्यूनल है, महादाई रिवर का ट्रिब्यूनल है और बंसधारा रिवर का ट्रिब्यूनल है। इनके ईयर्स देखो, वंशधारा महादेई के तो 2010 है, ठीक है। और कृष्णा वाटर 2014 का है। महानदी रिवर अभी अभी रिसेंटली ये डिस्प्यूट में आई थी, तो 2018 का है, लेटेस्ट, ये याद रखिएगा। अब रीजंस क्या है इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के? तो पहला तो रीजन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम, बहुत कम सपोर्ट
प्राइस किया जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटर स्टेट्स के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता है, ये एक रीजन होता है। फिर शेयर रिवर बेसिन और दी ट्रांस बाउंड्री ग्राउंड वाटर, रिवर बेसिन को शेयर करना, ट्रांस बाउंड्री जो ग्राउंड वाटर जाता है उसके लिए ये डिस्प्यूट होता है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन नहीं है इसके वजह से। डिपेंडेंसी ऑन दी वन मेजर वाटर सोर्स ड्यू टू द लो रेनफॉल, देखो हमारी इंडिया में क्या है, कहीं कहीं पे जगह पे बहुत कम रेनफॉल होता है, उसकी वजह से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वाटर सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे रिवर वाटर। तो उसके वजह से लोगों के वो डिवाइडेशन के लिए क्या होता है, झगड़े होते हैं। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, हमारी इंडिया में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है ना, स्टेट वाइज डिवाइडेड है, इस वजह से भी डिस्प्यूट होते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री का होल रिवर सिस्टम उसमें नहीं आता है, स्टेट वाइज रिवर डिवाइड होती है। ओके, इस वजह से डिस्प्यूट्स हमारे यहाँ पे अधिकतर ज्यादा होते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ही सामने आते हैं। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। इसमें क्या है, एक सेकेंड देखिए, पार्लियामेंट ने एक जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया है, जिसमें उन्होंने अमेंड किया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को। 2015 का जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया है। अब जुवेनाइल मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से कम हो, मतलब वो एडल्ट नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल बोलते हैं। जुवेनाइल एक्ट 2015 जो है वो एड्रेस करता था चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ऐसे चिल्ड्रन जो कॉन्फ्लिक्ट है में है लॉ के साथ, या ऐसे चिल्ड्रन जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनके साथ डील करता था। ये क्या करता था, ये लॉ जो है वो एक ट्रायल प्रोवाइड करता था जुवेनाइल्स का इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 ईयर। कोई भी ऐसा बच्चा जो 16 से 18 साल का है और वो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, कि मतलब उसने ऐसा क्राइम किया जो इस एज के बच्चे नहीं कर सकते हैं, या फिर वो एडल्ट वाला क्राइम है, तो उनको ट्रायल प्रोवाइड करता है जुवेनाइल केस में, ठीक है। जैसे कि आपको पता हो तो निर्भया वाले केस में ऐसा हुआ था। द एक्ट वॉज ब्रॉट टू रिप्लेस द जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी लॉ एंड द जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट 2000। ये जो एक्ट है उसने रिप्लेस किया था जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का, ठीक है। इट फुलफिल इंडियाज कमिटमेंट एज सिग्नेटरी। ये क्या करता है, इंडिया का जो कमिटमेंट है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, द हैग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड कॉपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन एंड अदर रिलेटेड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो लॉ है वो इंडिया का जो कमिटमेंट है ये सारी चीजों में जिसमें साइन किया हुआ है उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या उनके लिए जो भी कंडीशंस है उनको फुलफिल करता है। जैसे यूनाइटेड नेशन के राइट ऑफ चाइल्ड, द हेग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, इंटर कंट्री अडॉप्शन, कॉपरेशन, ये सारी चीजों में उनकी इंडिया की जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करेगा। रिसेंट जो अमेंडमेंट है वो ब्रॉट बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट फाइल्ड बाय द एनसीपीसीआर नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट in 2018-19, in which the over 7,000 child care institution were surveyed and the several inadequacy prevailing in the system were highlighted। अब क्या हुआ है, रिसेंटली जो अमेंडमेंट आया है वो मेनली जो रिपोर्ट फाइल की गई है एनसीपीसीआर के द्वारा 2018-19 में, उन्होंने 7,000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का सर्वे किया, या चिल्ड्रंस होम जिनको बोलते हैं, और सर्वे करने के बाद उनको बहुत सारी इनएडिक्वेसी मिली इन सिस्टम्स में और उनको हाईलाइट किया गया है, ठीक है, उनको हाईलाइट किया गया, उसके वजह से इसको अमेंडमेंट को लाने की जरूरत पड़ी। अब देखो ये जो कुछ चेंजेस किए गए हैं इस बिल में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला जो चेंज किया गया है वो अडॉप्शन वाले प्रोसीजर में किया गया है। इसमें क्या चेंज है, देखो पहला रिलेटेड प्रोविजन जो 2015 में थे वो थे कि अडॉप्शन आप चाइल्ड का फाइनल होता है अगर एक बार सिविल कोर्ट जो है वो ऑर्डर इशू कर देता है अडॉप्शन के। लेकिन इस बिल में क्या फीचर किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो इशू कर सकता है अडॉप्शन ऑर्डर को इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्पीडी डिस्पोजल। स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए डीएम या एडीएम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, अडॉप्टिंग ऑर्डर को इशू कर सकते हैं, ठीक है। फिर एडिशनल फंक्शंस क्या है डीएम का, डीएम को एम्पावर किया गया है इंक्लूडिंग एडीएम टू इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द फंक्शंस ऑफ वेरियस एजेंसीज। ये क्या करें, इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करें या मॉनिटर करें फंक्शंस ऑफ द वेरियस एजेंसीज को। दे हैव बीन एम्पावर्ड टू सुपरवाइज द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ये क्या करेंगे,
इनको एम्पावर्ड किया गया है कि ये सुपरवाइज करें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को और स्पीडी स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स को एंड कंडक्ट अ क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द CWC बोर्ड। अपील देखो, देयर विल बी नो अपील फॉर एनी ऑर्डर मेड बाय द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने जो ऑर्डर दे दिया उसके अगेंस्ट में आप कोई अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूडिंग दैट अ पर्सन इज नॉट अ चाइल्ड इन नीड ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन, और अगर वो पर्सन जो है वो चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो नया बिल आया उसमें बोला है इसने ये प्रोविजन को ही हटा दिया है, ठीक है। एनी प्रोविजन एग्रीड बाय एन अडॉप्शन ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फाइल एन अपील बिफोर द डिवीजन कमिश्नर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपील आप फाइल कर सकते हैं डिवीजन कमिश्नर को विद इन 30 डेज, ठीक है। सच अपील शुड बी डिस्पोज विद इन दी 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। विद इन 30 डेज आप अपील कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को और इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा विद इन 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ या 30 डेज के अंडर में। अब सीरियस ऑफेंस में पहले ऑफेंस जो कमिटेड करते थे जुवेनाइल्स के द्वारा उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस और पिटी ऑफेंस। हीनियस ऑफेंस में जो सजा होती थी वो मिनिमम पनिशमेंट जो होती थी वो 7 ईयर्स की होती थी अंडर आईपीसी। सीरियस ऑफेंस में 3 to 7 ईयर्स की होती थी, पिटी ऑफेंस में बिलो 3 ईयर्स की होती थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विल इंक्वायर अबाउट अ चाइल्ड हु इज एक्यूज फॉर अ सीरियस ऑफेंस। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता था वो ही इंक्वायरी करता था चाइल्ड की अगर उसने सीरियस ऑफेंस किया है तो। अब इनको क्या किया है, सीरियस ऑफेंस को रीडिफाइन कर दिया है। इसमें क्या बोला है, जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगी वो 3 to 7 ईयर्स होती है, ये तो ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मोर देन 7 ईयर बट नो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट मोर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 ईयर्स। इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो हो सकती है फॉर अ टर्म more than 7 years but no minimum imprisonment or minimum imprisonment of less than 7 years। इसमें maximum imprisonment 7 साल से भी ज्यादा की हो सकती है। This has been done to give effect to the recommendation of the Supreme Court in the Silpa Mittal versus State of NCT of Delhi case, ठीक है। ये केस आया था, इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसे चेंज किया है। डेजिग्नेटेड कोड मतलब जो भी ऑफेंस होता था अगेंस्ट चिल्ड्रन आर पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 ईयर्स विल बी ट्राइड इन द चिल्ड्रंस कोर्ट। जो कोई भी ऐसा केस आता था जो 7 साल से ज्यादा जिसमें सजा दी जा सकती है तो उसमें जो ट्रायल किया जाता था चिल्ड्रन का उसमें उसको चिल्ड्रंस कोर्ट में ले जाया जाता था, ठीक है। वो चिल्ड्रंस कोर्ट जो होता था वो किसकी इक्विवेलेंट होता था, सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट होता था। अदर ऑफेंसेस विथ लेस देन 7 ईयर्स उनको ट्राइड किया जाता था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने। समझ में आया, 7 साल से ज्यादा तो चिल्ड्रंस कोर्ट के अंदर, 7 साल से कम मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंदर पहले वाले एक्ट में। अब क्या किया है, ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट विल बी ट्राइड इन द चिल्ड्रंस कोर्ट। अब चाहे आपकी 7 साल की सजा हो या उससे कम हो उससे ज्यादा हो, सारे जो केसेस होंगे वो कहाँ जाएंगे, चिल्ड्रंस कोर्ट में जाएंगे। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसमें क्या होता था, एन ऑफेंस अंडर द एक्ट विच इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7 ईयर्स विल बी कॉग्निजेबल। कोई इस एक्ट के अंदर कोई भी इम्प्रिजनमेंट अगर 3 से 7 साल की होती थी तो वो कॉग्निजेबल होती थी या नॉन वेलेबल होती थी। कॉग्निजेबल मतलब जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं उसको हम, और इसमें बेल नहीं मिलती है, नॉन वेलेबल होती थी। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है कि ये जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल हो गया है, मतलब अरेस्ट के बिना आप वारंट के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते, नॉन कॉग्निजेबल हो गया, ठीक है। फिर आया है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। स्टेट के पास एक या एक से ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, जो चिल्ड्रंस की केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ डील कर सके। प्रोवाइड सर्टेन क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द CWC मेंबर। CWC मेंबर के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला है, मेंबर्स को हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस में इन्वॉल्व होना चाहिए एटलीस्ट 7 ईयर्स, मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन एंड द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस। दूसरा, वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद द डिग्री ऑफ, मतलब उनके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी की, साइकाइट्री, लॉ की या फिर सोशल वर्क की, ये सारी डिग्री होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बन सकता है। अब इसको चेंज करके क्या कुछ एडिशनल क्राइटेरिया इंक्लूड किए गए हैं CWC मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। देखो उनके पास क्या क्या होना चाहिए, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन एज मेंबर ऑफ द CWC इफ ही, कोई भी ऐसा पर्सन एलिजिबल नहीं होगा CWC के लिए अगर उसके पास कोई पास रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन है ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स का, तो उसको मेंबर नहीं बनाया जा सकता। या फिर उसको कन्विक्ट किया गया हो किसी भी ऑफेंस में या मॉरल
टर्पिट्यूड में, तो भी उसको क्या करेंगे, मेंबर नहीं बनाएंगे। और ही हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, उसको जो गवर्नमेंट सर्विसेज है इंडिया में उनसे अगर डिसमिस किया गया है तो भी उसको मेंबर्स नहीं बनाया जा सकता। और वो किसी चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड लेबर या इमोरल एक्ट में इंडल्ज है तो भी उसको मेंबर नहीं बनाया जा सकता। और ही इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, अगर वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मेंबर है या पार्ट है उसका किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो भी उसको मेंबर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैम्बलिंग। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैम्बलिंग, और ये क्यों न्यूज में रहा, पहले वो देख लेते हैं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्ली डाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि ऑनलाइन गेमलिंग वेबसाइट्स को प्रोहिबिट किया जा सके। मतलब ऑनलाइन गेमलिंग वेबसाइट्स को प्रोहिबिट करने के लिए दिल्ली कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक प्ली आई है। ठीक है, एक पिटीशन आया हुआ है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गैम्बलिंग क्या होता है और लॉटरी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। गैम्बलिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स में आता है, एंट्री 34 ऑफ द लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग बैटिंग और गैम्बलिंग जो होता है उसका मतलब होता है कि आपने कोई अपनी चीज, कोई थिंग ऑफ वैल्यू या मनी या कोई भी चीज आपने रिस्क पे लगाई है, किस लिए, गेन पाने के लिए। ठीक है, ऑन द आउटकम ऑफ अ गेम और अ कॉन्टेस्ट, मतलब गेम जीतने के बाद या कंटेस्ट जीतने के बाद आपको गेन मिलेगा। इस सोच में आपने क्या लगाया है, उस पे पैसा लगाया है, अपनी वैल्यूएबल चीज लगाई है। हुज रिजल्ट में बी डिटरमाइंड बाय द चांस और एक्सीडेंट, जिसका रिजल्ट या तो किसी चांस से या किसी एक्सीडेंट में, लक बाय चांस से डिटरमाइन होगा। और लाइकलीहुड ऑफ एनीथिंग अकरिंग और नॉट अकरिंग, होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे। लॉटरी में क्या होता है, लॉटरी जो होता है वो एंट्री 40 लिस्ट 1 में आता है 7 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ये जनरली एक्सक्लूड किया गया है गैम्बलिंग में से, लॉटरी को गैम्बलिंग से एक्सक्लूड किया गया है। इट इज गवर्न बाय द लॉटरीज एक्ट। ठीक है, ये लॉटरीज एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। अब लीगल पोजीशन क्या है गैम्बलिंग की इंडिया में, हॉर्स रेसिंग जो है इंडिया में वो लीगल है। ठीक है, हॉर्स रेसिंग में कुछ प्रायर स्किल्स की जरूरत होती है, इट इज नॉट ऑल अबाउट गैम्बलिंग, तो इस वजह से हॉर्स रेसिंग को लीगल बताया गया है। अलग सेवरल इंडियन स्टेट हैव लीगलाइज्ड लॉटरीज, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने लॉटरीज को लीगलाइज किया है, जैसे गोवा हुआ, केरल हुआ, अरुणाचल हुआ, आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इस सब जगह लॉटरी को लीगल किया गया है। अब ऑनलाइन गेमलिंग एंड लैंड बेस्ड कैसीनोज आर लीगलाइज। देखो, आप जो लोग गोवा गए होंगे उनको पता होगा कि गोवा में कैसीनोज हैं। ठीक है, वहां पे ऑनलाइन गेमलिंग चलती है या लैंड बेस्ड कैसीनोज चलते हैं। तो गोवा में, सिक्किम में, नागालैंड में और दमन में, ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पे ऑनलाइन गैम्बलिंग या कैसीनोज अलाउड है अंडर पब्लिक पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 के अंडर में। ठीक है, फिर महाराष्ट्र हैज प्रोहिबिटेड द गैम्बलिंग, महाराष्ट्र ने क्या किया हुआ है, गैम्बलिंग को प्रोहिबिट किया हुआ है। एंड गैम्बलिंग को क्या बोला है, इलीगल बोला है, मतलब महाराष्ट्र में जो गैम्बलिंग है वो इलीगल है। ठीक है, किस एक्ट के अंदर, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ द गैम्बलिंग एक्ट 1887 के अंदर। अब ई गैम्बलिंग मतलब गेम ऑफ चांस को लीगलाइज किया गया है सिक्किम एंड नागालैंड में। तो देखो, सिक्किम और नागालैंड में लैंड बेस्ड कसिनो को भी अलाउड किया है, ऑनलाइन गैम्बलिंग को भी अलाउड किया और ई गेमिंग को भी अलाउड किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों में जो गेम ऑफ स्किल है वो इसको इलीगल बोला गया है। ठीक है, तेलंगाना स्टेट गैम्बलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, रमी फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स अडॉप्ट, इन्होंने अडॉप्ट किया सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर ऑल देयर एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, इन सब ने अपना सेल्फ रेगुलेशन कोड ले रखा है। तो समझ में आया, कुछ स्टेट्स है जिसमें गैम्बलिंग अलाउड है, कुछ में नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में अलाउड नहीं है, सिक्किम और नागालैंड में अलाउड है। ठीक है, लॉटरी भी कुछ स्टेट में अलाउड है, हॉर्स रेसिंग को भी हमारी इंडिया में लीगल बोला गया है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए बाकी के अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। देखो, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में पहली जो न्यूज है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन का 127th अमेंडमेंट बिल आया है, 127th अमेंडमेंट बिल आया है 2021 में। ये बिल जो है वो क्या करता है, कुछ प्रोविजन जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के, उनको
चेंज करता है और क्या करता है, रीस्टोर करता है पावर ऑफ द स्टेट टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस। जो स्टेट की पावर थी बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की, उस पावर को रिस्टोर करने के लिए ये बिल आया है। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था किसको, एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338 बी। ठीक है, 338 ए में क्या है तो देखो, आर्टिकल 338 में है एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और 338 ए में क्या है, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को 338 बी में रखा गया है। इसने दो नए आर्टिकल्स इंसर्ट किए थे, आर्टिकल 324 ए और आर्टिकल 366। आर्टिकल 324 ए जो है वो डील करता है सेंट्रल लिस्ट से जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को है, और आर्टिकल 366 जो है वो डिफाइन करता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। समझ में आया? 324 ए जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करता है सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को, और 366 जो है वो डिफाइन करता है इन क्लासेस को। समझ में आया? हाउएवर जो इशू रोज हुआ था कि जो कोटा था मराठास का, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला था कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद सिर्फ सेंटर के पास ये पावर है कि वो नोटिफाई कर सकते हैं सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को, स्टेट नहीं कर सकते। क्योंकि महाराष्ट्र ने क्या किया था, मराठास को बोला था कि इनको एक स्पेशल कोटा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये जो राइट है अब सेंटर के पास चले गए, स्टेट के पास नहीं रहे हैं। इसलिए इंडिया में एक सेपरेट ओबीसी लिस्ट जो थी वो सेंटर बनाने लग गया और स्टेट कंसर्न स्टेट बनाता है सिंस 1993। फिर इसके लिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, 5, 16 4 एक्सप्रेसली कन्फर्ड पावर ऑन अ स्टेट टू आइडेंटिफाई एंड डिक्लेयर। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, क्लॉज 5 और आर्टिकल 16 वो सिंपली पावर किसको देते हैं, स्टेट को देते हैं कि वो आइडेंटिफाई करे लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। बट ये जो 102 अमेंडमेंट आया उसने किसको पावर दे दिए, सेंटर को दे दिए। इसलिए 338 बी, 324 ए और 366 का 26C इनको अमेंडमेंट करके 127 अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को एम्पावर करेगा कि भी अपनी खुद की स्टेट लिस्ट और यूनियन टेरिटरी लिस्ट बना सके सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर। समझ में आया इतना? अब सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट ये क्या बोलता है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है शॉक एट द पुलिस स्टिल रजिस्टरिंग केसेस अंडर द सेक्शन 66A। ये जो सेक्शन 66A था ना, इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ पुलिस है जो अभी भी इनके ऊपर केस रजिस्टर कर रही है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शॉक शो किया है, एक्सप्रेस किया है। मार्च 2015 में सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। सेक्शन 66A किससे डील करता है, ऑफेंसिव मैसेज थ्रू अ कंप्यूटर और दी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस। इसमें क्या होता है, ये क्रिमिनलाइज करता है अगर आप कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजते हो कंप्यूटर के थ्रू या कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू। तो इसको स्ट्रक डाउन क्यों कर दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आर्बिट्ररीली और एक्सेसिबली डिसप्रोपोर्शनलिटी इन्वेड्स होता था राइट ऑफ फ्री स्पीच। मतलब राइट ऑफ फ्री स्पीच का जो राइट है वो खत्म हो रहा था, इसमें डिसप्रोपोर्शनली ये काम कर रहा था, और बैलेंस जो है वो राइट और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बीच में उसको इम्बैलेंस कर रहा था। इस वजह से इस जो सेक्शन है 66A को, उसको क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। दूसरा जो न्यूज में है वो है कोंगू नाडू। कोंगू नाडू मतलब ये कॉमनली वेस्टर्न तमिलनाडु को बोला जाता है। इसका नाम कोंगू वेलनर गाउंडर, मतलब ये इसके नाम पे पड़ा है कोंगू वेलला गाउंडर। ये क्या थी, वहां की ओबीसी कम्युनिटी उस रीजन में प्रोमिनेंट थी। तो ये तमिलनाडु है पूरा, इसका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं कोंगू नाडु। क्या बोलते हैं, कोंगू नाडु। अब एंशियंट जो तमिल लिटरेचर्स थे जैसे सिलापत्थीकरम और संगम एज पोएम्स थे, उनमें कोंगू रीजन का मेंशन किया गया है। कोंगू रिफर्स टू अनड्यूलेटिंग लैंड विच कैन नॉट बी यूज फॉर एनीथिंग। कोंगू का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैंड जिसको किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। अब इनका मेंशन कब से कब तक है, 2nd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक। एक जो मेजर पार्ट था कोंगू रीजन का, उसको किसने कॉन्कर कर लिया था, गंगा डायनेस्टी ने कॉन्कर कर लिया था। किसने कर लिया था, गंगा डायनेस्टी ने कॉन्कर कर लिया था। देखो हिस्ट्री में ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री जो है तमिलनाडु की क्लास 11 और क्लास 12 की हिस्ट्री में दी है। अगर आपको
तमिलनाडु से क्लास 11th और क्लास 12th की हिस्ट्री की समरी फॉलो करनी है तो मेरे चैनल पे पूरी तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री समरी पड़ी हुई है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें काफी अच्छा डिटेल में मैप के साथ मैंने डिस्कशन किया हुआ है, तो उससे आपको बहुत क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाके सीधा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के बाद में एक एंड स्क्रीन में ऐड करूंगी फुल तमिलनाडु हिस्ट्री की, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए देखो इतना ही। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा जो अब तक हमने पढ़े हैं 4-5 टॉपिक, तो इससे आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। देखो, पहले हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा था, जो पार्ट 9 बी में आता है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डील करता है। कोऑपरेटिव जो होते हैं वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ये हमने देखा था। ठीक है, और आर्टिकल 43 बी जो है वो डीपीएसपी का, वो भी इसमें ऐड किया गया था। फिर कास्ट सेंसस के बारे में हमने देखा कि कास्ट वाइज पॉपुलेशन सेंसस होने की डिमांड की गई है 2021 के सेंसस में। ये सबसे पहले स्टार्ट किया था 1881 में, 1931 में लास्ट टाइम किया गया था, और इंडिपेंडेंस के बाद ये कभी भी नहीं किया गया। सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट बनाई जाती है, कास्ट सेंसस नहीं किया जाता। क्लियर है इतना? फिर हमने देखा था इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो अलग अलग रिवर वाटर डिस्प्यूट है अलग अलग स्टेट के, इसके लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए? ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का रिवर वाटर सिस्टम अच्छे से लर्न होना चाहिए। और ये जो रिवर वाटर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको जुरिस्डिक्शन नहीं कर सकता। इसके लिए इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, और उनके जो भी अवार्ड होगा वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर, जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होंगी उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। फिर जुवेनाइल जस्टिस में हमने देखा था कि जो भी बच्चा 18 साल से कम का है उसके लिए जुवेनाइल कोर्ट में क्या किया जाता है? उसका ट्रायल किया जाता है। और कुछ प्रोविजन चेंज किए हैं अडॉप्शन के लिए। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडिशनल मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं। इसका अपील आप कर सकते हैं डिवीजन कमिश्नर के पास, और 30 डेज में आपका केस सॉल्व हो जाएगा। सीरियस ऑफेंस अगर 7 साल से ज्यादा भी, उसके लिए सजा हो सकती है। डेजिग्नेटेड कोर्ट, तो सारे ऑफेंस जो 7 साल से कम के हो, 7 साल से ज्यादा के हो, वो सारे कहाँ पे चाइल्ड ट्रायल किए जाएंगे? तो चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रायल किए जाएंगे। ठीक है, और ये कैसे ऑफेंस हो जाएंगे? नॉन कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रोहिबिट करने की बात की गई है। कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन गैम्बलिंग को अलाउड करते हैं, कुछ प्रोहिबिट करते हैं। हॉर्स रेसिंग जो है वो लीगल है इंडिया में। कुछ स्टेट्स हैं लॉटरी को अलाउड करते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग और कसिनो को भी अलाउड करते हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, नागालैंड एंड दमन। महाराष्ट्र जो है वो ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रोहिबिट करता है। ओके, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में हमने देखा 127th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट को पावर देने की बात कर रही है, कि जिसमें वो बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये पावर किसको आ गई है? सेंटर के हाथ में आ गई है। सेक्शन 66A जो किसके साथ डील करता है? ऑफेंसिव मैसेज सेंड करना कंप्यूटर के थ्रू या कम्युनिकेशन डिवाइस को, उसको ऑफेंस बोला जाता है, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। कॉन्गो नाडु क्या है? तमिलनाडु का वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे ये कॉन्गो कम्युनिटी रहती है, जो कि ओबीसी कम्युनिटी है। कॉन्गो का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंड जिस पर जो किसी भी यूज करना है। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड का पॉलिटी वाला पार्ट खत्म हो गया, विजन आईएएस का, पीटी 365 का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपडेटेड पार्ट 1 के सारे कंप्लीट करेंगे, फिर अपडेटेड पार्ट 2 का करेंगे, फिर एक्सटेंडेड का करेंगे। इससे आपका फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक